कल अपने प्रजातियों के बारे में आपको बताया था। प्रजातियां क्या होती हैं, प्रजातियां किस तरह से एक दूसरे से भिन्न पाई जाती हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति। आज अपन संसार में कौन कौन सी प्रजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और इन वर्गीकरण के आधार पर संसार में कितनी प्रकार की प्रजातियों में बांटा गया है, उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इन प्रजातियों मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कई बातों का ध्यान रखा जाता है। ऐसी कौन कौन से आधार हैं जिसमें मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में जिनका सहयोग लिया जाता है। तो इस आधार पर अपन देखें तो प्रजातियों के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है शरीर का कद। उस प्रजाति के शरीर की कद की लंबाई क्या है, उसको भी सबसे महत्वपूर्ण रूप से आधार माना जाता है। इसके बाद में सिर या कपाल का आकार, दूसरा नंबर उस प्रजाति के सिर या कपाल के आकार को भी आधार माना जाता है। इसके बाद में उसके बालों की बनावट, किस तरह से बाल हैं, किस तरह प्रकार के उनकी बनावट पाई जाती है। चौथे नंबर पे उसकी नासिका की आकृति, नाक की आकृति के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। उसके अलावा उसके शरीर की त्वचा का रंग तथा मुखाकृति, ये सारी चीज़ें प्रजातियों के वर्गीकरण की मुख्य आधार मानी जाती है। किसी भी प्रजाति के वर्गीकरण में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक। उन्होंने बताया कि शरीर का कद भी, सिर या कपाल का आकार, बालों की बनावट, नासिका की आकृति, त्वचा का रंग तथा मुखाकृति, ये सारी चीज़ें प्रजातियों के वर्गीकरण की मेन आधार मानी जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो इस आधार के बाद संसार के कई विद्वानों ने इन प्रजातियों के बारे में अपने अपने विचार तथा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए तथा संसार को कि इन प्रजातियों को कई भागों में बांटने की कोशिश की। इन विद्वानों में अगर आपको नाम बताएं, लिनेयस, ब्लूमैन, हक्सले, टोपिनार्ड, डेनिकर, ग्रिफिथ टेलर, क्रोबर तथा हैडन, ये सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने इस प्रजातियों के वर्गीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया। इनमें हैडन तथा टेलर ने सबसे ज़्यादा इस प्रजातियों के वर्गीकरण में योगदान दिया। अगर सामान्य से बात करें तो टेलर महोदय ने 1919 में इन प्रजातियों के वर्गीकरण में अपना योगदान दिया तथा उसने जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। उसने प्रवास कटिबंध सिद्धांत, टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जिसे माइग्रेशन जोन थ्योरी भी कहा जाता है या जिसे कटिबंध स्तर सिद्धांत, जॉन एंड स्टेट्रा थ्योरी के नाम से जानते हैं, सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसने बताया कि संसार की जितनी भी प्रजातियां हैं, समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया को माना गया है तथा मध्य एशिया में उत्पन्न होने के बाद ही अन्य क्षेत्रों में उनका माइग्रेशन हुआ। इस कारण उसने सभी प्रजातियों का उद्गम मध्य एशिया को माना है। इस आधार पर टेलर ने कपाल की सूचकांक तथा बालों की बनावट को मुख्य आधार मानते हुए संसार को सात प्रमुख प्रजाति समूहों में बांटा।
उसने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से कपाल की सूचकांक तथा बालों की बनावट के आधार पर अगर अपन अध्ययन करें तो इस संसार में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनको मोटे रूप से अपन 7 भागों में बांट सकते हैं। अब उसने इस संसार में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनको मोटे रूप से 7 भागों में बांटा और उन 7 में निग्रोटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन तथा मंगोलाइड ये सबसे महत्वपूर्ण मानी उसने। एक बार दोबारा रिपीट करें तो निग्रोटो सबसे पहली और सबसे प्राचीन जिस प्रजाति को माना जाता है निग्रोटो, फिर उसके बाद में निग्रो, निग्रो के बाद में ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड के बाद में भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय के बाद में नार्डिक, नार्डिक के बाद में अल्पाइन और अल्पाइन के बाद में मंगोलाइड। इस प्रकार टेलर ने इस संसार में जो भी प्रजातियां हैं उनको 7 मोटे रूपों में बांटा तथा उसने एक एक उसका बारे में सामान्य जानकारी दी। सबसे पहले उसने बताया कि निग्रोटो, निग्रोटो सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। सबसे पहले ऐसा मानते हैं कि इसी प्रजाति का जन्म हुआ। ये प्रजाति की कई विशेषताएं बताई उसने कि नाटा कद होता है, काला या चॉकलेटी उसका त्वचा का रंग होता है, चौड़ी नाक होती है, आगे निकला हुआ इनका जबड़ा होता है, छल्लेदार इनके बाल होते हैं तथा लंबा इनका सिर होता है। ये प्रजाति मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में सबसे ज़्यादा रूप से निवास करती है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो श्रीलंका में, मलाया में, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में भी इस प्रजाति के वंशज या ये प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहली प्रजाति निग्रोटो प्रजाति मानी जाती है और सबसे प्राचीन भी इसी को माना गया है तथा इसकी कई विशेषताएं और कौन कौन से निवास क्षेत्र के बारे में अपने बताया। दूसरी प्रजाति निग्रो है। निग्रो जो निग्रोटो के बाद में उत्पन्न होने वाली प्रजाति मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति निग्रोटो के बाद में हुई है। इस प्रजाति के भी घुंघराले बाल पाए जाते हैं, रंग एकदम काला, नाक उनकी चौड़ी तथा ये उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सामान्य रूप से देखें तो ये सूडान में तथा गिनी तट में इस प्रजाति का सबसे ज़्यादा बाहुल्य पाया जाता है। ये इसके अलावा अफ्रीका व गिनी तट के अलावा ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, पापुआ न्यू गिनी इनमें भी इनकी जनसंख्या या इनके वंशज या इनकी वंशज पाए जाते हैं। तीसरा अगर अपन देखें तो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति पाया है। यह तीसरी प्रजाति है जिसका रंग चमकदार काला रूप में पाया जाता है। बाल उनके भी घुंघराले तथा ऊन की तरह गुथे हुए होते हैं। मध्यम नाक, आगे निकला हुआ जबड़ा होता है तथा सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में इसका निवास स्थान है। इसके अलावा अगर अपन देखें मध्य तथा दक्षिणी भारत में भी इस प्रकार की प्रजाति के वंशज या इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो पहला निग्रोटो, दूसरा निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति तथा चौथी अपन अगर बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये भूमध्य सागरीय प्रजाति भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवास करती थी। इनकी विशेषताएं देखें तो लंबे सिर था इनका, त्वचा का रंग उनका जैतूनी टाइप का था, सामान्य कद था इनका। ये मुख्य रूप से यूरोपियन देशों, पुर्तगाल, यूरोप के आसपास, मिस्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद में अगर देखें पांचवी प्रजाति नार्डिक। यह नार्डिक प्रजाति सामान्य सिर वाली, नाक लंबी नुकीली तथा चेहरा चपटा व त्वचा का रंग गोरा
तथा भूरा पाया जाता है तथा इसका कद लंबा पाया जाता है। अधिकांशतः यूरोपियन देशों में नार्डिक प्रजाति के ज़्यादा पाए जाते हैं। यह यूरोप, एशिया, दोनों अमेरिका के अधिकांश भागों में इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अल्पाइन, यह सबसे बाद की या नवीन प्रजाति भी मानी जाती है। इसके कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि इनका सिर चौड़ा होता है, बाल इनके सीधे होते हैं, नाक इनकी पतली होती है तथा रंग इनका भूरा व चेहरा सपाट होता है। ये भी यूरोपियन देशों में आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले निवास करती थी। इस कारण इन्हें अल्पाइन के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद में सबसे बाद में देखें तो मंगोलाइड प्रजाति की है। यह मंगोलाइड प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है तथा इसको सबसे नवीनतम प्रजाति माना गया। इसकी नाक पतली, चेहरा चपटा, रंग गोरा तथा कुछ जगह पीला तथा कद औसत माना जाता है। यह प्रजाति मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा रूप से निवास करती है। इनके अलावा अगर अपन देखें तो अल्पाइन क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, चीन में, जापान में, कोरिया में, इन क्षेत्रों में ये प्रजाति के वंशज या ये प्रजातियां ज़्यादा रूप में निवास करती हैं। इस प्रकार अपन देखें तो टेलर ने इस प्रकार जितने भी संसार की जो प्रजातियां हैं उनको उसने 7 भागों में बांटा है और सातों की उसने अलग अलग विशेषताएं और अलग अलग उनके निवास क्षेत्र के बारे में उसने बताया कि कौन सी प्रजाति की क्या विशेषताएं होती हैं और ये प्रजातियां कहाँ कहाँ निवास करती हैं और इन प्रजातियों के वर्गीकरण में किस चीज़ को मुख्य रूप से आधार माना गया, इसके बारे में आज आपको सामान्य जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।